गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का सेशन में स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे क्लास का जो बेसिक्स है वो आज ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। आने वाली 3 क्लासेस है, 3 से 4 क्लासेस, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाली 3 क्लास में हम ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो ऑलमोस्ट सीख जाएंगे। फिर उसके आगे आने वाली जो भी क्लासेस रहेगी, 5 6 जितनी भी क्लासेस रहेगी, उसके अंदर गाइस हम सीखेंगे कि कितने हमें ऑड इन आंसर को ऐड करने हैं हमारी ट्रेडिंग जर्नी को बेस्ट बनाने के लिए। आज हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट का ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, और आने वाली 3 क्लास पे ही डिपेंड करेगी आपकी ट्रेडिंग। तो प्लीज डोंट मिस आउट द नेक्स्ट सेशंस। एंड किसी भी चीज पे आने के लिए तो आपको सबसे पहले बेसिक क्लियर होना जरूरी है। मेक श्योर हम जितनी भी क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। नोट्स बनाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे जाके मैं इतने सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ आपसे जो ज्यादा से ज्यादा बेसिक ही रहेंगे, बिकॉज एडवांस चीज के अंदर बेसिक चीजें भी आएंगी, राइट। तो आज जो बेसिक्स में से कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो रह गई थी, जो बाकी है, उसको आज मैं क्लियर कर देता हूँ। कल से हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइम फ्रेम या मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, कि हमें कितने टाइम फ्रेम को लेके ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट सेशन में उसका रीजन दिया जाएगा। फिर उसके बाद में हम सपोर्ट रेशंस को कैसे डील करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली हम हमारा एंट्री स्टॉप लॉस कैसे प्लॉट करेंगे, वो हम सीखेंगे। नेक्स्ट 3 सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो वीक आने वाले हैं उसमें मैं आपको होमवर्क भी बहुत ज्यादा देने वाला हूँ, और मुझसे सबसे होमवर्क आना चाहिए, क्योंकि मैं ये तो नहीं बोल सकता कि क्लास में एंट्री नहीं होगी, बट अगर आप होमवर्क करेंगे तो वो आपके लिए ही बेस्ट है। ठीक है। तो गाइज अब आज का जो पहला टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ओरिजन। ओरिजन ऑफ द जोन। एक सेकंड। अब ओरिजिन ऑफ द जोन का मतलब क्या है वो हम सीखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करूंगा। मैं डिमांड जोन की ही बात करता हूँ सबसे पहले। ये मेरे पास में एक डिमांड जोन है जिसको मैं फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है। अब गाइज आप लोग बताइए, हम इस डिमांड जोन की मार्किंग कैसे कर रहे हैं, जो अभी तक हमने सीखा है। पता है हमारी डिजिटल लाइन कहाँ मार्क होगी और हमारी प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ मार्क होगी। हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस एंड लोअर विक ऑफ द इंटायर जोन। परफेक्ट। हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल, लोएस्ट विक ऑफ द इंटायर जोन। ठीक है। हमने इस डिमांड जोन को रीड किया था। हमने कैसे रीड किया था कि प्राइस यहाँ ओपन हुई थी, इसने हाई लगाया, उसके बाद में यहाँ तक डाउन गई, फिर यहाँ पे जाके क्लोज हुई। नेक्स्ट कैंडल की मानते हैं क्लोजिंग इस पॉइंट पे हुई, उसके बाद भी प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, डाउन लगाया, यहाँ क्लोज हुई। नेक्स्ट एक यहाँ ओपन हुई, डाउन आई, और यहाँ जाके क्लोज हुई। नेक्स्ट एक यहाँ ओपन हुई, यहाँ तक डाउन गई, फिर उसके बाद में रैली आई। ठीक है। अगर इस प्राइस एक्शन को मैं रीड करूं इसकी कैंडल्स के डेटा को, तो यही हुआ सेम, राइट। अब गाइस एक बात देखो, इन जोन के अंदर आपने एक चीज नोटिस करी कि हमने यहाँ पे प्रॉक्सिमल लाइन जो रखी है, सॉरी डिजिटल लाइन जो रखी है यहाँ पे, वो इस वाली कैंडल पे क्यों रखी है, क्योंकि हमें पता है कि इस पूरे जोन की सबसे लोवेस्ट विक ये है। लोवेस्ट विक ये हमें शो करती है कि प्राइस ने इस पूरे जोन में कहां तक का लो लगाया। ठीक है।
फिर हम जैसे ही प्रॉक्सिमल लाइन को मार्क कर रहे हैं, ये मार्क कर रहे हैं हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल। अब ओरिजिन ऑफ द जोन में क्या होगा गाइस, एक चेंजेस होगा छोटा सा, कि हमारी जो प्रॉक्सिमल लाइन है वो आएगी कि जोन में, जो हमारा जोन है, जोन में सिर्फ बेस कैंडल्स में फोकस करना है। बेस कैंडल जो सबसे डाउन साइड में होगी उसमें हमारी आएगी प्रॉक्सिमल लाइन, और डिस्टल लाइन सेम होगी इंटायर जोन लोवेस्ट में। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम अगर इस प्राइस एक्शन को अच्छे से रीड करें थोड़ा गौर करके, तो हम देख रहे हैं कि ये वाली बेस कैंडल के हिसाब से प्राइस एक बार लो ही जा रही थी, और जो एक्चुअल मूव आया ना वो आया है इस पॉइंट से। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ द जोन। इसमें बेनिफिट क्या होता है जोन मार्क करने से, मान लीजिए आपने हाईएस्ट बॉडी ऑफ द जोन मार्क किया, तो हो सकता है इसकी जो प्राइस हो, एंट्री हो, वो हो 100, तो यहाँ पे हो इसकी स्टॉप लॉस 90। ओरिजिन मार्क करने से बेनिफिट ये होगा कि हो सकता है कि ये जो ओरिजिन पॉइंट स्टार्ट हो ये हो 95 से, तो सबसे पहले हमारे 5 रुपीज तो यहाँ पे ही सेव हो गए। जो 5 रुपीज है वो यहाँ पे बच गए। जहां हमारा 10 रुपए का स्टॉप लॉस था, वहां कितने रुपए का स्टॉप लॉस हो गया, 5 रुपीज का। ठीक है, तो कभी भी आप अब से, अब जैसे मैंने बताया था हम बेसिक्स पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट, अब से हम थोड़ा थोड़ा हर चीज एडवांस की तरफ ही जाने वाले हैं। तो किसी भी जोन को आप मार्क करो, तो आप दो तरीके से मार्किंग कर सकते हैं, या तो हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल, या फिर उस पर्टिकुलर जोन की जो सबसे डाउन साइड में बेस कैंडल होगी वहां पे आप अपनी प्रॉक्सिमल लाइन रख सकते हो। तो ये हमारी हो गई प्रॉक्सिमल लाइन। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब सप्लाई जोन का आप लोग ही बताएंगे मेरे को। ये प्राइस गई अप, अब बताओ गाइस मैं मेरी प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ रखूंगा। नॉर्मल तो हमें पता है, लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल। ठीक है, लोएस्ट बॉडी, अगर आप देखोगे तो लोवेस्ट बॉडी तो थर्ड वाली कैंडल की होगी नॉर्मल मार्किंग के अकॉर्डिंग। अगर मुझे इस जोन का ओरिजिन मार्क करना है, तो अब बताएं कहाँ मार्क करेंगे। रमेश जी ने सही आंसर दिया है, लोवेस्ट बॉडी ऑफ द सेकंड बेस कैंडल। परफेक्ट। और जो हमारी डिजिटल लाइन है वो सेम एंटायर जोन की हाईएस्ट विक मार्क होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कंटिन्यूस पैटर्न में। कि मान लीजिए स्टॉक जा रहा है अब, आपको बता सकता है कि मेरी प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन कहाँ पे मार्क होगी एज पर ओरिजिन ऑफ द जोन। अगर हम इस जोन का ओरिजिन फाइंड आउट करें, तो मैं मेरी प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ रखूंगा। थोड़ा गैस करो। हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल, ये तो होगी नॉर्मल मार्किंग। सिंपल गाइस, ये डिमांड जोन में हम लोवेस्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो इसमें भी लोवेस्ट को ही देंगे। फर्स्ट बेस कैंडल पे नहीं आएगा। हाँ फर्स्ट बिल्कुल, यहाँ से फर्स्ट है। ठीक है गाइस, नॉर्मल में तो लेग आउट को ओपन पे रखते हैं ना, हाँ। अब जैसे मान लीजिए एक तो आपके पास में जोन ऐसा है, अब मान लीजिए हो सकता है कि डिजिटल लाइन, अगर मैं इस जोन को चेंज कर दूं, फॉर एन एग्जांपल, अगर ये जोन कुछ ऐसा हो और इसकी विक हो लंबी, तो डिजिटल लाइन मेरी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है,
अब मैं वही मार्क करता हूँ सप्लाई जोन, इसी कैंडल को ले लेता हूँ, इसके नीचे दो बेस कैंडल बना देता हूँ। इसके बाद आ गई डाउन। तो इस केस में ये वाली जो कैंडल है, हम यहाँ पे हमारा डिजिटल लाइन रखेंगे, प्रॉक्सिमल लाइन सॉरी, तो यहाँ हमारी डिजिटल लाइन। सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं एक लाइन में बताना चाहूँ आप लोगों को कि ओरिजिन ऑफ द जोन का मतलब ये है कि बेस कैंडल जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे होगी ना, उस पे हमारी प्रॉक्सिमल लाइन आएगी, और डिजिटल लाइन एज पर रूल्स टेस्टेड नहीं होगा क्या ये? तो कैसे होगा? ऐसे कि ये बेस कैंडल टच हो रही है, राइट? ये कहना चाह रहे हैं ना कुणाल? ये बेस कैंडल की विक टच हो रही है? नहीं, इसको हम टेस्टेड नहीं मानेंगे, बिकॉज हमें नहीं पता ना कि किस एरिया में पेंडिंग ऑर्डर्स है, किस एरिया में जोन ऑफ द बाइंग है। हम तो ट्राई कर रहे हैं कि एज मच एज लोवेस्ट पॉइंट प्राइस का पकड़े, जिससे हमें बेनिफिट हो। एक तो हमारा जो स्टॉप लॉस की रेंज है वो सबसे पहले कम होगी, राइट? आगे जाकर रिस्क मैनेजमेंट में बताऊंगा कि कैसे बेनिफिट मिलेगा, कि जहां हमारे 10 रुपए का लॉस हो रहा है किसी स्टॉक को बाय करने में, वहां हम 5 रुपए के लॉस में भी काम हो सकता है। तो इन द सिंपल लाइन आई कैन से दैट कि हमें इंटायर जोन जो भी हम मार्क कर रहे हैं, डीबीआर चाहे आरबीडी, उसमें सबसे पहले जोन की बेस कैंडल्स पे फोकस करना है। अगर डिमांड जोन की बात करूं मैं, तो लोवेस्ट जो होगी बेस कैंडल, उस पे हमारी प्रॉक्सिमल लाइन आएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को सबको? आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ध्यान रखना, बिफोर कल की क्लास से पहले पहले उसका, मतलब ये जो आने वाला वीक है ना, इसमें प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा टफ टॉपिक है। प्रैक्टिस करने में मजा आएगा आप लोगों को। मजा इन द सेंस, मेहनत लगेगी थोड़ी सी स्टार्टिंग में। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं आज का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग ऑफ प्राइस। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस का मतलब क्या है? देखो गाइस, कभी कभी आपने अगर प्रैक्टिस की होगी, तो चार्ट पे कभी कभी आपको ऐसा पैटर्न दिखेगा, बेस कैंडल। पहले तो मुझे बताओ किस किसने देखा ऐसा पैटर्न? किस किस को चार्ट पे ऐसा पैटर्न दिखाई दिया? और चलो बताओ स्टॉक का नाम, कौन से स्टॉक में दिखा, अगर याद हो तो? क्योंकि जिसने देखा होगा उसका पक्का डाउट होगा। आईओसी एंड आरती इंडस्ट्रीज, ठीक है। आईओसी, टाइम फ्रेम बता सकते हैं कोई? कौन से टाइम फ्रेम पे देखा आपने? बताएं। चलो आरती इंडस्ट्रीज देखता हूँ मैं। टाइम फ्रेम पता नहीं। ठीक है, पीडी लाइट में देखा। एच डी एफ सी, एच डी एफ सी में तो ऐसा कुछ है नहीं। पीडी लाइट,
ये वाला पैटर्न रमेश। ओके, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस पैटर्न को मैं इस एग्जाम्पल से। अब गाइस मान लो कि ये जो मेरे पास में पैटर्न है ना, ये है डेली पे। ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे मान लीजिए मैं मानता हूं कि वीकली पे मेरे पास में सेम रेड कलर की कैंडल है। एक बेस कैंडल ले लेता हूं मैं। अब मुझे बताओ गाइस कि वीकली पे यहाँ पे कैसी कैंडल बनेगी, लेग आउट कैंडल कैसी होनी चाहिए। ये डेली का टाइम फ्रेम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अब मैंने इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखूंगा, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पास में सेम रेड कैंडल है। मैं अज्यूम करता हूँ, बेस कैंडल अज्यूम करता हूँ। इस कैंडल को देखते हुए क्या लग रहा है आपको कि वीकली पे कैसी कैंडल होनी चाहिए। यस, ग्रीन कलर की, क्योंकि अगर आप देखोगे प्राइस का जो डायरेक्शन है ये कैसा है, अप साइड में। तो वीकली पे जो मेरी कैंडल होगी वो होगी ग्रीन कलर की। ये पीडी लाइट है। डेट देख लेता हूं मैं, 27 जुलाई। ये देखो, समझ में आ गया। डेली पे तो देखोगे आप छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स के साथ में प्राइस गई है। अब तो जैसे मैं वीकली पे आऊं तो मुझे कैसी कैंडल मिली है, बड़े फॉर्म में। ठीक है। एक एग्जांपल और होगा मेरे पास में, ऐसे आपको भी फाइंड आउट करने हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये देख रहे हो हुडको में, ये वीकली का है। तो बताओ मंथली में कैसी कैंडल होगी। ग्रीन। यस। ये देखो मंथली पे बनेगी ग्रीन कलर की कैंडल, जुलाई अगस्त। ये जो कैंडल्स है ये जुलाई की है और अगस्त की है। तो मंथली पे आप जाओगे तो ये वाली कैंडल देखो अगस्त की है, तो ये जुलाई की है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइन। यहां तक क्लियर है सबको। चलो, अब मैं बिना कोई चीज ड्रॉ करके बता सकता हूँ। ये मंथली का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे कैंडल्स ऐसे आ रही है छोटी छोटी करके। तो बड़े टाइम फ्रेम पे कैसी कैंडल होगी, रेड। ये देखो बन गई, रेड मिल गई मुझे। सो गाइस दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग या प्राइस। सप्लाई जोन की मैंने बात करी कि हमने देखा बड़े टाइम फ्रेम पे छोटी छोटी सी कैंडल्स हैं, जैसे मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ तो मुझे एक प्रॉपर बड़ी कैंडल शो होती है। ठीक है। अब एक होता है गार्बेज एरिया। गार्बेज एरिया कैसा होता है, जैसे मान लीजिए एज पर रूल्स हम कितनी बेस कैंडल कंसिडर कर सकते हैं बताएं। यस, 4 to 5। कभी कभी आपको ऐसे जोन दिखे होंगे गाइस। मैं आपका एक भी डाउट नहीं रहने दूंगा। ये अगर गलती से रह भी जाए तो आप पूछ लेना क्लास के एंड में। ये गलती हो सकती है हमसे। ठीक है। सो गाइस ऐसे एरिया को हमें पता है कि 4 to 5 बेस कैंडल्स ही हम कंसिडर कर सकते हैं। ये तो मैंने कम बेस कैंडल बनाई है, मान लीजिए इसमें और भी ज्यादा बेस कैंडल हो, 7 8 10 के आसपास। तो ऐसे एरिया को हम बोलते हैं गार्बेज एरिया। या तो इसका फॉर्मेशन आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है। या कभी कभी ऐसा मिलेगा कि मान लीजिए प्राइस आपको दिखेगी ऐसे, फॉर एन एग्जाम्पल की प्राइस कोई अप जा रही है। ठीक है। यहाँ पे खूब सारी बेस कैंडल दिखेगी आपको, खूब सारी ऐसे।
फिर उसके बाद प्राइस डाउन आएगी। तो इन सारे एरिया को हम बोलते हैं गार्बेज एरिया। कुछ देखते हैं प्रैक्टिस करके, आप लोग ही बताएं। एफ प्रेस किया, इस एरिया को क्या बोलेंगे हम? यस, गार्बेज। एफ प्रेस किया, ये देखिए क्या बोलेंगे गाइस? गार्बेज एरिया। तो आपको जब भी ऐसे कोई पॉइंट ऐसे मिले, तो ये होते हैं गार्बेज एरिया। ठीक है, ये देखिए। अब मान लीजिए कैंडल्स ऐसे जा रही है, अब यहाँ पे कोई रेड कलर की कैंडल हो जाए ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि डिमांड जोन का प्रॉपर सपोर्ट है, तो ऐसे डिमांड जोन हमें नहीं लेने होंगे, ये भी मैं आगे बताऊंगा। क्योंकि हमें चाहिए प्राइस के अंदर एक डाउनफॉल आ रहा हो, ठीक है, और फिर ऐसे हो। हमें ये पैटर्न चाहिए, ध्यान रखना। हमेशा इस पैटर्न को दिमाग में रखना। एक वी शेप का पैटर्न हमें हमेशा फाइंड आउट करना है प्राइस में, कि जो ये वी है ना। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हमें जैसा पैटर्न चाहिए, प्राइस आएगी डाउन, यहां से ऐसे जानी चाहिए। अब ऐसे जाए ना, और अगर इस पॉइंट से डाउन आई है और प्राइस यहीं रुक गई, ठीक है, और दोबारा से अगर डाउन आती है, तो हम डिमांड जोन को नहीं लेंगे। अगर इस वाले पॉइंट को तोड़ेगी ना, तो हम लेंगे। इसको अभी समझाने वाला हूँ कैसे। ये सिर्फ आपके दिमाग में एक मैं पिक्चर डाल रहा हूँ कि हमें को कैसे पिक्चर फाइंड आउट करनी है। पावरफुल पिक्चर्स होती है ये वाली, और फिर आप रिजल्ट देखोगे इसके, तो फिर आएगा मजा। ठीक है। अब ध्यान रखना, कभी कभी आपको चार्ट पे ऐसे मिलेगी, जैसे यहाँ पे खूब सारी गार्बेज कैंडल मिली, ठीक है। अब गार्बेज कैंडल मिलने के बाद में यहाँ पे मान लीजिए आपको मिलती है एक रेड कलर की कैंडल, ठीक है। तो अब यहाँ देखोगे आप कि बढ़िया डिमांड जोन है, तो ऐसे डिमांड जोन भी आपको टूटते हुए नजर आएंगे। उसके पीछे का रीजन क्या था? कि प्राइस का पिछला गार्बेज एरिया। हमें चाहिए कि जो लैगिंग कैंडल हम ले रहे हैं ना, उसके पीछे वाले एरिया को भी देखना है कि प्राइस में क्या हुआ है। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग का एग्जाम्पल। बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आपको बड़ी कैंडल ही शो होगी। ठीक है। अब पढ़ते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि सबसे मजेदार होने वाला है, और आपको थोड़ा सा अटेंशन रखने की भी जरूरत होगी। इस टॉपिक का नाम है क्लोजिंग कॉन्सेप्ट। अब ये मान लीजिए गाइस, इस कॉन्सेप्ट पे ही आपकी ट्रेडिंग टिकी है। मतलब ये कॉन्सेप्ट आज से हम सारी क्लासेस में यूज करने वाले हैं। सारी इन द सेंस, मतलब कि जब तक हमारी लाइफ टाइम, मान लीजिए इस कॉन्सेप्ट के बेस पे ही हमारी ट्रेडिंग होगी। ठीक है। क्लोजिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी लेग आउट कैंडल है, किसी भी जोन, लेग आउट कैंडल से मतलब समझ गए आप। मैं डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ, सप्लाई जोन की बात कर रहा हूँ। लेग आउट कैंडल मस्ट बी क्लोज अबाउ प्रीवियस लेगिंग कैंडल और रेंज। और जिसमें मैं कैंडल से ज्यादा अगर वेटेज दूंगा, वो दूंगा रेंज को। तो मैं मार्क करता हूँ इसको ग्रीन से। ठीक है। अब मैं बोलूंगा व्हाट इज द मीन्स ऑफ रेंज। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो प्राइस ऑफ द जोन। ठीक है। अब पहले तो ये है कि क्लोजिंग कॉन्सेप्ट हमें किस चीज में हेल्प करता है। देखो गाइस, हमें
चार्ट पे बहुत सारे डिमांड जोन मिल रहे हैं, बहुत सारे, आपने प्रैक्टिस भी की होगी बहुत की, आपको बहुत सारे एन नंबर ऑफ डिमांड जोन मिल रहे हैं, पर मैंने बताया था कि सबके सब डिमांड जोन थोड़ी हम ट्रेड कर सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि डिमांड जोन टूट भी रहे हैं। तो गाइस, विच काइंड ऑफ द जोन वी नीड टू कंसिडर फॉर द ट्रेडिंग? So now onwards we will take that kind of the zone who has closed the previous range। मतलब कि अब से हम जो भी जोन को कंसिडर, उस जोन को ही कंसिडर करेंगे जिसने किसी प्रीवियस रेंज को ब्रेक किया हो, किसी प्रीवियस रेंज को तोड़ा हो। ठीक है। अब तोड़ा कैसे? अब मैं उसकी भी एक लाइन लिख देता हूं बहुत सिंपल लैंग्वेज में। ए डिमांड जोन ब्रेक्स सप्लाई जोन एंड क्लोज्ड above the previous lagging candle or a range, it means that demand zone is more powerful। मतलब कि हम आज से वही डिमांड जोन कंसिडर करेंगे जिसने किसी सप्लाई जोन को तोड़ा हो, सप्लाई जोन को तोड़ने के बाद में उसके ऊपर क्लोजिंग दी हो, या तो लैगिंग कैंडल के ऊपर या उसकी कंप्लीटली रेंज के ऊपर, तो वो डिमांड जोन सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है। अब मान लीजिएगा इस, आपको मैं एक पिक्चर बनाता हूं, पहले उससे समझाता हूं। ठीक है। इसका मतलब समझ गए आप कि मान इसका इस वाले पिक्चर से क्या समझते हैं, ये पिक्चर किस चीज की होगी, सप्लाई जोन की या डिमांड जोन की? सप्लाई जोन की मैं बताना, अभी हमने एक पिक्चर पढ़ी थी, मैंने बोला था ना कि हमें एक पिक्चर पे फोकस करना है। अब ये पिक्चर को आप ध्यान में रखना, ठीक है। आप बता सकते हैं कि यहाँ पे सप्लाई जोन का कौन सा पैटर्न बना होगा? मैं आपको एज मच एज प्रैक्टिकल और आपकी आई से और आपके आपको ही लॉजिक निकलवाते निकलवाते ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, क्योंकि ये चैप्टर मेरे को अच्छे तरीके से पता है। मेरे स्टार्टिंग के डेज में जब मैं खुद बोलता था तो कैंडिडेट्स को बहुत कम समझ में आता था, फिर मैंने उसका कुछ चेंज किया, मैंने स्टार्ट किया कैंडिडेट से पूछना। यस, रैली बेस्ड ऑफ। ठीक है। वापस से प्राइस गई और इसने मार लगाया ड्रॉप। ठीक है। अब ध्यान से देखना इस चैप्टर को। अब हम इस प्राइस को कैसे रीड कर रहे हैं, लेटेस्ट वाले को रीड करना है कि प्राइस यहां से अप जा रही थी, इस पॉइंट से प्राइस ने डाउन आ गई। ठीक है। अब डाउन आने के बाद में प्राइस ने अगला मूवमेंट क्या किया कि यहां से चलना स्टार्ट हुई। ठीक है। अब आपका जो सप्लाई जोन कहाँ पे है, ये वाला, यहां तक क्लियर है गाइस, ये सप्लाई जोन का पॉइंट है। मैं इसको अभी कैंडल से बना के दिखाऊंगा। ठीक है। Shit। अब यहां से प्राइस चलना स्टार्ट हुई। अब ये सप्लाई जोन का एरिया है। ठीक है। अगर मान लीजिए प्राइस ने इस एरिया से ही डाउन आती है, तो ये हमारा कौन सा एरिया है, डिमांड जोन का। अगर प्राइस इस एरिया से ही डाउन आती है तो हमें ये डिमांड जोन कंसिडर नहीं करना है। ध्यान से सुनना। अगर प्राइस इस एरिया से डाउन आती है तो हमें डिमांड जोन को कंसिडर नहीं करना। हमें चाहिए कि प्राइस इस सप्लाई जोन को ब्रीच करे। ठीक है।
सेकेंड लाइन को पढ़ो, ये डिमांड जोन ब्रेक्स, इस डिमांड जोन ने सप्लाई जोन को ब्रीच किया, क्लोज हुआ प्रीवियस रेंज के ऊपर, मतलब कि ये डिमांड जोन क्या हुआ, पावरफुल। प्राइस अब अगर डाउन आती है इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में अगर आती है, तो हम यहां से एंट्री प्लान करेंगे स्टॉक्स के अंदर। अब गाइस आपको ये पिक्चर देख लो, आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं, या तो इसको बोल लो आप राइट, या बोल लो वी। ठीक है, ये एक पिक्चर है, यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, ये तो बात हुई प्रीवियस लैगिंग कैंडल। ठीक है, अब बात होती है रेंज की। ठीक है, अब मान लीजिए गाइस, वापस से रेंज पे लेके जाता हूं आपको। अब मुझे बताएं, आपने इस पिक्चर को रीड किया, तो एक्चुअल पॉइंट कहां से स्टार्ट हुआ सेलिंग का? क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है वो एक्चुअल है? कैन आई से दैट? क्योंकि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं अब, रेंज की। अब आप लोग बताएं, अगर मान लीजिए प्राइस ने इसको ब्रीच कर दिया, ठीक है, और प्राइस यहां से डाउन आती है, तो क्या हम डिमांड जोन को कंसिडर करेंगे? नो no. अब मैंने जस्ट पहले क्या बताया मैंने, कि प्राइस को डिमांड जोन ने इस वाले सप्लाई जोन को ब्रीच किया, तो दिस डिमांड जोन इज पावरफुल। यस रमेश, आपने एग्जैक्ट मेरा पॉइंट पकड़ लिया। रेंज इज नॉट ब्रोकन। वेरी नाइस, अच्छा लगा मुझे बहुत। ठीक है, मैंने बोला कि प्राइस को जब तोड़ा इस वाले डिमांड जोन ने, तो मैंने यहां कंसिडर किया, तो ये हो गया लैगिंग कैंडल के हिसाब से। अब मैंने बोला कि मैं फोकस करता हूं रेंज पे। अगर प्राइस ने गाइस इस रेंज पे जाकर दोबारा से यहाँ आई, तो हम डिमांड जोन को नहीं कंसिडर करेंगे, बिकॉज प्राइस ने रेंज को नहीं तोड़ा। तो प्राइस को रेंज तोड़ेगी और फिर डिमांड जोन में आएगी, तब जाके हम इस डिमांड जोन में एंट्री प्लान करेंगे। अब समझ में आ गया सबको? बहुत लॉजिकल है। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मैं आपको सही बताऊं, आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, बहुत बारीकी से प्ले करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब मैं आपको चार्ट के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। A demand zone breaks the supply zone, means demand zone is tradable। अभी आप मुझसे ये मत पूछना कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है, अभी आप कोई सा भी टाइम फ्रेम कंसिडर कर सकते हो। बाद में बताऊंगा मैं कौन से टाइम फ्रेम पे, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के हिसाब से चलना है। ए सप्लाई जोन breaks the demand zone, it means supply zone is powerful। ठीक है, अब मैं कंडीशन दे रहा हूं आपके सामने। सप्लाई जोन को आप कंसिडर करोगे ना, अगर रिवर्सल पैटर्न सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगा। कंटिन्यूस पैटर्न पे भी ये सेम लागू होगा, बट रिवर्सल इज मोर पावरफुल। मैं आपको हमेशा फोकस करूंगा, ट्रेड कम लो बट रिवर्सल पे ज्यादा ध्यान देना आप। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक सप्लाई जोन फॉर्म किया। ठीक है, अब मान लीजिए गाइस, ये मेरा सप्लाई जोन का एरिया है।
अब मैं यहां से बना रहा हूँ डिमांड जोन। अब पहले मुझे बताओ, सप्लाई जोन के लिए ये लेग आउट कैंडल है। अब मैं यहाँ पे डिमांड जोन फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मैं इस डिमांड जोन की इस डिमांड जोन के लिए इसको लैग इन कंसिडर कर सकता हूँ? सोच समझ के आंसर दो। ये सप्लाई जोन की लेग आउट कैंडल है, और ये डिमांड जोन के लिए मैं लैग इन कैंडल कंसिडर कर सकता हूँ। यस, कर सकता हूँ। ठीक है, हम कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए प्राइस यहाँ से डाउन आई और यहाँ से वापस से फाइट तो होना स्टार्ट हुई। अभी तक मैं आपको कैसी पिक्चर दिखा रहा था, ऐसे। पर चार्ट पे थोड़ी ऐसी पिक्चर दिखेगी। चार्ट पे तो कहीं भी सप्लाई जोन बने होंगे। तो ध्यान रखना, किसी भी डिमांड जोन की लेग आउट कैंडल किसी भी जोन की लेग आउट कैंडल किसी भी जोन के लिए लैग इन कैंडल भी हो सकती है। ठीक है, आज आपको बढ़िया बढ़िया लॉजिक पता लगने वाले हैं। अब मान लीजिए ये मेरा प्राइस का डिमांड जोन मैंने फॉर्म किया। अब बताओ गाइस, क्या मैं इस डिमांड जोन को ट्रेड करूंगा? नहीं। वाई? नॉट ब्रोकन। ठीक है, डिमांड जोन इज नॉट ब्रेक सप्लाई जोन। ठीक है साहब। अब क्या मैं इस डिमांड जोन को ट्रेड करूंगा? यस प्रभात, नोट। तीसरी लाइन पढ़िए। ए डिमांड जोन ब्रेक सप्लाई जोन एंड क्लोज्ड अबाउ द प्रीवियस लैगिंग कैंडल, या फिर रेंज। अभी एक बात बताओ गाइस, ये प्राइस ऊपर गई, यहां तक इसको तोड़ा, क्लोज कहां पे हुई है? इस कैंडल की क्लोजिंग कहां है? विद इन द सप्लाई रेंज, यानी कि ये जो हमारी रेंज है, इसके अंदर अंदर क्लोज हुई है। तो ये डिमांड जोन भी ट्रेडेबल नहीं होगा। पूरा लॉजिक कॉन्सेप्ट की क्लास है आज। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा कि कितने ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स मैं आप ही से निकलाऊंगा। जितने भी पॉसिबल है ना, चार्ट्स के ऊपर जितने पॉसिबल थिंग्स है, वो सब मैं यहाँ पे लेके चलूंगा। ठीक है। अब थर्ड केस में क्या होता है कि प्राइस यहां गई, ठीक है, यहां गई। अब यहां जाने के बाद में क्या हुआ? ठीक है, और यहां से वापस से डाउन आ गई। तो बताओ, इस डिमांड जोन को ट्रेड करूंगा? अब देखो, रूल्स वर्सेस लॉजिक का सिस्टम लगेगा यहाँ पे। रूल्स वर्सेस लॉजिक, लॉजिकली यस, ब्रोकन द रेंज। लॉजिकली नहीं, रूल्स बाय यस, rules by yes broken the range and again coming down. Yes, it reversed from the range. Yes, but you were saying V shape. हाँ, तो ये V shape ही तो हुआ ना मालिक। एग्जैक्ट हैंडल, ये देखो, मान लीजिए कि ऐसे तो बन रही है। ठीक है,
दिखाऊंगा आपको चार्ट में मैं। पहले इस पॉइंट पे फोकस करते हैं अपन। अब देखो हुआ क्या गाइस, इस कैंडल ने इस रेंज को तोड़ा, तो नेक्स्ट डे सस्टेन नहीं हो पाई, वापस से प्राइस डाउन आ गई। अब इसके अंदर क्या गेम होना चाहिए था लॉजिकली, कि प्राइस इस रेंज को ब्रेक करती तो दो तीन सिनेरियो बनते। या तो यहाँ पे कोई बेस कैंडल्स मान लीजिए बनती है रेंज ब्रेक करने के बाद में, ठीक है, एक दो बेस कैंडल बनी, उसके बाद में प्राइस वापस से अप साइड में ही जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड रेंज ब्रेक। या फिर प्राइस ने क्या किया, ऊपर गई, अच्छे तरीके से इसको ब्रेक ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में प्राइस ऐसे करने लग गई। अब इसका आने का जो तरीका है ना, वो हो जाएगा छोटी कैंडल्स का। हम सेलिंग प्रेशर का सेलिंग प्रेशर सीखेंगे, उसके अंदर भी एक्सप्लेन करूंगा। अब आपने एक चीज नोटिस करी कि मान लीजिए ये चार्ट है वीकली का, ये जो कैंडल है वीकली की, ये 5 दिन लगे एक स्टॉक को यहां से यहां तक जाने में, ठीक है, और इस रेंज में आने में लगे एक वीक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 13 वीक लग गए। और इस सिनेरियो में लग गए, मान लीजिए यहाँ बेस कैंडल बनी और उसके बाद में डायरेक्ट आ गई। तो ध्यान रखना गाइस, कैंडल क्लोज होने के बाद में अगर एक बेस कैंडल, दो बेस कैंडल बन के दोबारा से वापस कैंडल उसी फॉर्म में आए जिस फॉर्म में गई थी, तो दिस इज कॉल्ड सेलिंग प्रेशर। तो ऐसे डिमांड जोन को भी हम कम कंसिडर करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे डिमांड जोन में आने वाली प्राइस एकदम छोटी छोटी कैंडल्स के साथ में आए, बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि जाने का प्रेशर हो तेज और आने का हो स्लो, तभी हमारे डिमांड जोन की बात बनेगी। ठीक है, ये पूरा है लॉजिक। तो क्लोजिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि एक डिमांड जोन किसी सप्लाई जोन को तोड़े, उसके ऊपर क्लोज दे, उसके बाद में प्राइस के जो आने का फॉर्मेशन हो वो होना चाहिए स्लो। मतलब कि अगर प्राइस एक वीक में ऊपर गई है तो कम से कम 2 से 3 वीक में डाउन आए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड दी पावरफुल डिमांड जोन पैटर्न। समझ में आ गया गाइस सबको? ठीक है, अब सप्लाई जोन का तो आप लोग बता देंगे, सब इंटेलिजेंट है। कि प्राइस मान लीजिए अब जारी है, जैसे मान लीजिए ये मैंने डिमांड जोन फॉर्म किया, सप्लाई जोन का यूज हम टारगेट बुकिंग करने में रखेंगे। मान लीजिए प्राइस इस फॉर्मेशन से डाउन आ रही है, तो ये जब तक ट्रेडेबल नहीं होगा जब तक ये इसको ब्रीच ना कर दे। ठीक है, मतलब हम ज्यादा फोकस डिमांड जोन पे इसलिए करते हैं क्योंकि मार्केट में हम मैक्सिमम टाइम पैसा ही लगाने वाले हैं। सप्लाई जोन पे तो सिर्फ हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए ही समझ रहे हैं, क्योंकि आगे जाके हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है। ठीक है, तो रूल्स ये है गाइस, क्लोजिंग कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना। जो डिमांड जोन सप्लाई जोन को ब्रीच करेगा, ब्रीच करने के बाद में कैंडल का फॉर्मेशन अगर स्लो होगा, ठीक है, तो वो डिमांड जोन पावरफुल होगा। और सेम सप्लाई जोन के लिए उसको डिमांड जोन का ब्रेक करना मैंडेटरी है। मैं आने वाली क्लास में बताऊंगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे। अभी प्रैक्टिस के लिए आप कोई सा भी टाइम फ्रेम कंसिडर कर सकते हो, कोई सा भी। ठीक है, ध्यान रखना लेग आउट कैंडल। अब आप बताएं, मान लीजिए मैं किसी मंथली जोन को निकाल रहा हूं, देखता हूं किसी मंथली जोन की कैंडल्स कैसी है। एक क्वेश्चन आया मेरे माइंड में अच्छा सा, बहुत बार पूछ भी चुका हूं मैं आप लोगों से। पैटर्न दिखता है, हाँ, ये लेमन ट्री का चार्ट है। कैन आई मार्क दिस डिमांड जोन लाइक दिस? देखो, आरबीआर पैटर्न है, मैंने लोवेस्ट कैंडल को कंसिडर किया है ओरिजिन पॉइंट मानते हुए। क्या मैं इसको डिमांड जोन मार्क कर सकता हूँ?
वाई मंजीत? मैं मार्क क्यों नहीं कर सकता? मंथ इज नॉट क्लोज, वेरी गुड। और क्या मैं इस डिमांड जोन को मार्क कर सकता हूँ? यस। अब अब मुझे क्लोजिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताओ, क्या मैं इस डिमांड जोन को मार्क कर सकता हूँ? ये तो था प्रैक्टिस पर्पस, अब क्या मैं इस डिमांड जोन को ले सकता हूँ? क्यों? रमेश आप बताए क्यों? नहीं हुआ है। यस मंजीत, क्योंकि एज पर रूल सप्लाई जोन तो यहाँ पे रहा है, अभी तक रेंज ब्रेक नहीं हुई है। मान लीजिए इस कैंडल ने इस कैंडल ने इसकी रेंज को ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो हम ये डिमांड जोन भी ले सकते हैं और ये वाला भी। कैसे? ये होगा अग्रेसिव, आगे पढ़ेंगे, नियरेस्ट है, और ये होगा रिवर्सल पॉइंट। अब किसी को वी शेप पूछना था ना, वो कैसे बनेगा? कंट्रोल एफ किया, इस पॉइंट से प्राइस आई इस पॉइंट तक, ठीक है। अब मैं कलर आपको दिखाता हूँ डार्क करके। ये हो गया रेड, ठीक है। मान लीजिए ये रेंज ब्रेक होती है यहाँ तक, तो देखो बिल्कुल वी शेप बना। अगर मैं इस रेंज को यहाँ तक मार्क करूं तो ट्रेडेबल नहीं होगा। अगर ये यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊं इस रेंज को, तो ट्रेडेबल होगा, क्योंकि एज पर रूल्स ये रिवर्सल पॉइंट हो गया, इसने इस रेंज को तोड़ा है, ठीक है। क्योंकि गाइस ये सप्लाई जोन पावरफुल है, क्योंकि इस सप्लाई जोन ने इस डिमांड जोन को तोड़ा है, इस सप्लाई जोन ने इस डिमांड जोन को तोड़ा है। अब हमें पता नहीं है कि ये डिमांड जोन इसको तोड़ेगा या नहीं। अगर नहीं तोड़ता है तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस क्लोजिंग कॉन्सेप्ट पे एक पॉइंट है, मैं आज ऐड नहीं करूंगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में दिक्कत करेगा। वो बहुत स्मॉल पॉइंट है, वो आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देखना। अब ये बताओ, इस पे प्रॉपर और चार्ट पे एक चीज का हमेशा फोकस करना गाइस, कि चार्ट एकदम नीट एंड क्लियर होना चाहिए। नीट एंड क्लियर का मतलब कि एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि गार्बेज कैंडल को कंसिडर कर रहे हो, क्योंकि हम भी बहुत सारे चार्ट छोड़ते हैं। तो मैं रैंडमली चार्ट उठा रहा हूँ, बिल्कुल रैंडमली आपको समझाने के लिए। ये देखो, ये मान लीजिए इसकी मार्किंग होगी ऐसे, तो यहाँ पे जितने भी डिमांड जोन है जब तक ट्रेडेबल नहीं होंगे इस पॉइंट तक, जब तक किसी डिमांड जोन को नहीं तोड़ा हो। अब इससे डाउन साइड में मान लीजिए ये आप डिमांड जोन को कंसिडर करते हैं, कैसे कंसिडर करेंगे? यस, क्योंकि इस वाले पॉइंट ने इस वाले सप्लाई जोन को तोड़ा है। तो आपको क्या करना है? सिंपल देखना है, बिल्कुल एज मच एज आप जो भी डिमांड जोन को मार्क कर रहे हो उसके पीछे जाके देखना है, पीछे की तरफ, कि उसने कोई सप्लाई जोन को तोड़ा है या नहीं, ठीक है। सिंपल, जो भी आप डिमांड जोन को मार्क कर रहे हो उसको देखो कि उसने किसी सप्लाई जोन को तोड़ा है या नहीं। तोड़ा है तो उसको मार्क करो। आने वाली क्लास में बताऊंगा कि ये कहाँ पे देखना है। अभी सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज से आप किसी भी टाइम फ्रेम पे आपको देखना है। होमवर्क आपका यही रहने वाला है गाइस, होमवर्क आपका यही रहने वाला है। कल हम पढ़ेंगे ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है, और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ पे आपको मार्क करना है। बट कल जैसे हम क्लास कंडक्ट करेंगे 4 बजे, ठीक है, तो मेक श्योर 4 बजे से पहले हर बंदे के 5 5 6 6 चार्ट आने चाहिए मेरे पास में। नहीं तो कल क्लास नहीं लेके मैं ऑनलाइन आऊंगा और आप लोगों को एक्सेस दूंगा
ठीक है, 1 by 1 करके, तो लाइव मार्क करना पड़ेगा। तो इस टोटली अप टू यू कि कल की क्लास को हम पढ़े या फिर आपसे प्रैक्टिस करवाएं। ये मैंडेटरी है कि आपको कल तक हर एक स्टूडेंट को 4 से 5 चार्ट शेयर करने हैं। कोई सा भी टाइम फ्रेम उठाओ, वो डिमांड जोन मार्क करो जिसने सप्लाई जोन को ब्रीच किया हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए लेमन ट्री है, आपने डिमांड जोन मार्क किया, ठीक है, यहां आप ये तक लिख सकते हो नॉट ट्रेडेबल बिकॉज क्लोजिंग इज नॉट गुड एज ऑफ नाउ, अभी तक अच्छी नहीं है। ठीक है, या फिर आप वो डिमांड जोन मार्क करो जिसने किसी सप्लाई जोन को तोड़ा हो। बहुत सारे डिमांड जोन है, बहुत सारे। ठीक है, अभी देखो ये हुडको ईयरली के डिमांड जोन में चल रहा है, तो अभी हम ईयरली के इस डिमांड जोन को कंसिडर नहीं कर सकते किसी भी जोन को। ठीक है, मान लीजिए हुडको चल रहा है, अब जैसे हुडको ने अभी क्या किया, अब इस रेंज को पकड़ने की कोशिश करो कि प्राइस यहां से अब गई। चार्ट की रीडिंग सिखा रहा हूं, थोड़ा सा बेसिक सिखाता हूं। पहले तो सीखो कि प्राइस कहां से डाउन आई। ठीक है, देखा जाए तो उसकी कंप्लीट रेंज ये है। अब जब तक ये टूटेगी तो हमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम फोकस करते हैं प्रीवियस वाला। ठीक है, प्रीवियस जोन को तोड़े, लेगिंग को कैंडल को तोड़े, प्राइस यहां से अब गई। अब जाते जाते पहला जो नियरेस्ट सप्लाई जोन होगा, अगर प्राइस डिमांड जोन उसको भी ब्रीच करता है तो भी ट्रेडेबल है। अब आप देखो जब यहां से प्राइस अब गई तो इस वाले पॉइंट पे सप्लाई जोन था, प्राइस ने इसको ब्रीच किया, किसने ब्रीच किया, इस वाले डिमांड जोन ने। ठीक है, तो प्राइस डाउन आई। अब चार्ट को ऐसे सटाओ, अब रेंज कौन सी बन गई, नहीं जो नियरेस्ट रेंज है ना, हमें उस पर फोकस करना है गाइस। ठीक है, नियरेस्ट रेंज पे। अब कौन सी रेंज है, दिस वन। ठीक है, अब दो ऑप्शन है, ये रही रेंज और ये रही सप्लाई जोन। प्राइस ने क्या किया, यहां से अब गई, डाउन आई, हमें कोई डिमांड जोन में एंट्री लेनी। ठीक है, मैं पूरे इस रेंज को मार्क करता हूं कि प्राइस यहां तक गई डाउन अब। ठीक है, रेंज को ब्रीच नहीं किया, प्राइस डाउन आई, हमने एंट्री नहीं ली। अब प्राइस ने फाइनली इस रेंज को तोड़ा, तो हमारे पास में कितने डिमांड जोन है, पहला डिमांड जोन यहाँ पे है। देखो अभी मैंने एक पॉइंट समझाया था आपको कि प्राइस अब गई, क्लोज हो गई इस रेंज के नीचे, उसके बाद में बेस कैंडल बनी। बेस कैंडल के बाद में अगर ये डाउन आ जाती तो ये डिमांड जोन ट्रेडेबल नहीं होता, ये डाउन साइड वाला होता, क्योंकि इस वाले डिमांड जोन ने नियरेस्ट देखना एकदम पीछे की तरफ इस वाले सप्लाई जोन को तोड़ा है, तो ये डिमांड जोन पावरफुल है। ठीक है, अब देखो इसने वापस से प्राइस को ऊपर ले गए, तो भविष्य में जब भी प्राइस डाउन आएगी तो ये डिमांड जोन ट्रेडेबल है, क्योंकि इसने प्रीवियस रेंज को तोड़ा है, प्रीवियस सप्लाई जोन को तोड़ा है। इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। ठीक है, तो लॉजिकली ये बन गया हमारा ऑलमोस्ट वी, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, क्लियर है यहां तक गाइस सबको? ग्रेट, आज का सेशन हम यही एंड करूंगा, बिकॉज थोड़ा सा ये ट्रिकी पॉइंट है और मैं चाहता हूं कि ट्रेंड एनालिसिस में थोड़ा सा आप लोग ना उलझे, तो मैं कल ही उसको पढ़ाने वाला हूँ। कल हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पढ़ेंगे, बट होमवर्क ये रहेगा, कल 4 बजे क्लास होगी, उससे पहले पहले चार्ट आने चाहिए गाइस। ठीक है, तो ठीक है, तो टिल देन टेक केयर एंड बाय गाइस।